अराकान आर्मी, ये वो नाम है जिससे बांग्लादेश खौफ खाता है। यहाँ तक कि यूनुस सरकार की इस आर्मी ने नींद उड़ा दी है। दरअसल इस संगठन ने टेकनाफ क्षेत्र कुछ हिस्सों पर कब्जा। इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है द ग्रुप कैप्चर्ड। हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है। इसके अलावा इसकी सूरत इसके बारे में कुछ, और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये कर लिया है। म्यांमार का उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी यानी कि AA इससे पहले भारत को भी टेंशन दे चुका है। म्यांमार में 2021 में हुए तख्तापलट के बाद अलग अलग विद्रोही गुट एक्टिव है। सेना के खिलाफ मोर्चा संभालने वालों में अराकान आर्मी भी। Few towns on the border of Bangladesh earlier this year. Since November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of। से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी और पाकिस्तान, वो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं। पॉसिबल नहीं है। भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो साथ जाएगा। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत डोवल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। तो इस पर बात करने से पहले, अपना तज्जिया देने से पहले कि जो मैंने ये बात की कि क्या बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है, क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा, इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है द ग्रुप कैप्चर्ड फ्यू टाउन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश earlier this year. Since November 2023, the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships, along with one in neighboring China state. एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा ये देखिएगा कि मीडिया क्या कह रहा है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. You know what that means? That it gains full control of the border with Bangladesh. Just for context here, the Arakan army is one of the most powerful ethnic minority armed groups battling. ये आपने सुना कि उन्होंने कहां पर कितना कंट्रोल हासिल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त मीडिया कह रहा है, उसमें मीडिया क्या बता रहा है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहां पर किस तरीके से वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत डोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत डोवल पब्लिक इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर, उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह। लेकिन थिंग इज दैट कि वो मतलब ओवरऑल उनकी मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए।
तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा जब एक्सट्रीम लेकिन तक आपके बात दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की जरूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सर आज हम अगर बात करें, अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी लेकिन और पाकिस्तान वो कभी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में भी ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों गई? जी क्यों गई, मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें, 1971 की जंग देख लें, हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान में एक सीन था, वॉलंटियर, रज़ाकार एक वर्ड बोला जाता है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की थी उस टाइम पे, कि जो लोग पाकिस्तान की साइड पे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब ये अलग अलग हुए हैं, तो जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो उनको रज़ाकार बोला जाता है। आज भी रज़ाकार एक गाली है। ये जो अभी स्टूडेंट्स का नैरेटिव खड़ा हुआ था कि ये हम लोगों को फेस पे नहीं लेके आ रहे, वो बेसिकली ये था कि वो जो तब लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में, बात ये थी जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशत थी, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, उनका स्टेटस है एडवाइजर, उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है। इसके अलावा इसकी सूरत, इसके बारे में कुछ, और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएंगे ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशत गर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें, और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने, डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं,